हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश सिविल जज के लिए जो परीक्षा इस समय मेंस आपका लगा हुआ है। ये मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका लॉ का थर्ड पेपर होना है उसमें एक एक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम एवं नियमावली से संबंधित, जो 2021 का अधिनियम है। और ये अधिनियम कोरोना काल के समय लाया गया था। आपकी जानकारी में ये होगा कि जिस समय जो लोग बाहर अपने घरों से बाहर किराए पर रह रहे थे, तो उनके लिए जो मकान मालिक थे वो कोरोना के चलते निकालने का काम कर रहे थे कि भाई कोरोना है उनको निकाल दीजिए, है ना, कि कहीं घर में कोई वो नहीं मतलब बाहर से ये लोग कोरोना लेकर के ना आ जाएं। तो अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों के लिए कुछ मकान मालिकों ने ये सूचना दे दी कि आप तुरंत मकान हमारा जो है खाली कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ तो उन्होंने किराएदारों को थोड़ा सा सुरक्षा देने के लिए और फिर मकान मालिकों की भी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ मकान मालिक की ज़्यादा सुरक्षा है और किराएदार को तब तक प्रोटेक्ट किया गया है जब तक कि उसने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि वो कब तक उस मकान में रहना चाहता है। तब तक मकान मालिक उनको कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके उसे मकान से निकाल नहीं सकता, उसका ऐसा कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो यहाँ जो अधिनियम लाया गया, ये जो प्रेमाइसिस टेनेंसी एक्ट लाया गया, इसमें ये बताया गया कि ये जो अधिनियम है ये इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और ये कैसे दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इस अधिनियम के बारे में ये जानें कि ये अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया तो कहीं ना कहीं इसके लिए पावर दी गई होगी, ये अध्यादेश कहीं तो इसको बनाने की शक्ति प्रदान करता होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 213(1) जो है वो मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य विधानसभाओं को, विधानमंडल को देता है। तो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य विधानमंडल उत्तर प्रदेश ने क्या किया, एक अध्यादेश जारी किया जिसे इस नाम से जाना गया, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम। आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो अधिनियम है ये इसका उद्देश्य क्या है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश, यानी कि पहली चीज़ तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है। नगरीय परिसर किराएदारी विनियम, यानी कि जो भी नगर के जो परिसर हैं वो किराए पे जो उठे हुए हैं उनको विनियमित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो ये अधिनियम परिसरों की जो किराएदारी है उनको विनियमन करता है, भूस्वामियों और किराएदारों के जो हित हैं उनका संरक्षण करता है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे पहले कोई भी ऐसी रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल की बात नहीं थी और कहीं गठन नहीं किया गया था। तो इसके लिए ये जो अधिनियम है ये किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण की स्थापना की भी बात करता है। साथ में इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भूस्वामी और किराएदार हैं इनके बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का त्वरित कैसे निपटारा कराया जाए, तो त्वरित न्याय की व्यवस्था भी इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। तो हमने यहाँ पे 4 चीज़ें उद्देश्यों में देखी। एक तो जो नगरीय परिसर में जो किराए पे मकान उठे हुए हैं उनके किराएदारी को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। दूसरी चीज़ जो भूस्वामी हैं और जो किराएदार हैं उनके आपसी जो हित है उनका संरक्षण करता है। तीसरी बात, ये अधिनियम रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी के स्थापना की बात करता है। चौथी बात यहाँ पर है कि ये जो अधिनियम है इन दोनों के बीच जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन विवादों को जल्द से जल्द निपटारा करने की बात करता है। अब कैसे करता है इसको हम आगे एक्ट में देखेंगे कि इसके जो निपटारा कराया जाएगा वो कितने दिनों में, मैक्सिमम 90 डेज जो होते हैं 90 डेज में लगभग इनका निपटारा किए जाने की ये अधिनियम बात करता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है जुडिशरी में कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 की विशेषताओं की बात बताएं, मतलब विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए।
तो विशेषताओं के बारे में जो आप वर्णन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। उन पॉइंट्स के आधार पे आप उनकी विशेषता बना सकते हैं कि यह अधिनियम ये बताता है कि ये कहाँ लागू होगा, यह अधिनियम में ये भी बताया गया है कि ये कहाँ लागू नहीं होगा। अनिवार्य बाध्यताओं के बारे में इसमें बताया गया है कि अनिवार्य बाध्यताओं के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति की क्या हो जा रहा है, अवधि पूरी हो गई है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है जिसके दौरान उस व्यक्ति को तुरंत निकालेंगे तो किराएदार को क्या होगा, असुविधा होगी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम क्या करता है, ऐसे अनिवार्य बाध्यताओं के दौरान उन अनिवार्य बाध्यताओं के ख़त्म होने के पश्चात भी 1 माह तक उस व्यक्ति यानी कि जो किराएदार है उसको उस मकान में प्रोटेक्शन दिलवाता है। ठीक है, कि वो 1 माह तक कोई भी मकान मालिक उसे नहीं निकाल सकता। अगली बात ये है कि ये जो किराएदारी पे जो लेने वाले और देने वाले दोनों को एक एग्रीमेंट के क्रिएशन की बात करता है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जब एग्रीमेंट होगा तभी इन दोनों को लाभ मिल सकेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस स्थिति में इस अधिनियम का जो लाभ ले जाएगा वो मकान मालिक ले जाएगा, ना कि किराएदार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो मकान मालिक को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि अगर किराएदार मतलब आपका जो अथॉरिटी है, अगर अथॉरिटी को सूचना नहीं देता है तो उस स्थिति में जो लाभ प्राप्त करता है वो भूस्वामी प्राप्त कर लेगा। अगली बात ये है कि जैसे ही एग्रीमेंट हुआ है उनको इस हादसे की जो सूचना है वो दी जाएगी। कहाँ पर देंगे, ये देंगे रेंट ट्रिब्यूनल, मतलब जो आपकी रेंट अथॉरिटी है, रेंट अथॉरिटी को इसकी सूचना देंगे। यहाँ पे और क्या व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था की गई है यदि भूस्वामी या फिर आपके जो किराएदार हैं इनकी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो इनके उत्तराधिकारी हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो जैसे कि इनके माँ बाप रह रहे थे या फिर जो भी इनके मतलब जो लोग रह रहे थे उनके उत्तराधिकारी को वैसे ही संरक्षित करता है जैसे कि उन किराएदारों को या मकान मालिक को संरक्षित कर रहा था। ठीक है, और उसी अवधि काल तक ऐसा माना जाएगा कि मतलब ये मान लीजिए कि उनकी जगह या किराएदार या भूस्वामी की तरह उन उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और वही रेंट एग्रीमेंट जो कि पहले हुआ है, कोई नया रेंट एग्रीमेंट नहीं क्रिएट होना है, उसी एग्रीमेंट के आधार पे वो सारी चीज़ें जो अधिकार बाध्यताएं उनकी थी वही उनकी रहेंगी और कोई यहाँ पे कोई उनके लिए कोई विशेष लाभ नहीं प्रदान कराया जाएगा। दूसरी चीज़ ये अगली बात ये है कि यह अधिनियम उप किराएदारी पर निर्बंधन लगाता है। ठीक है, तो और यहाँ मतलब अगर जो किराया पे मकान उठा हुआ है किराए पे, तो उस किराए के पुनरीक्षण के लिए पुनरीक्षण कब कराया जाएगा भाई, अगर उसने जो भूस्वामी है उसने अपने मकान में कोई भी सुधार करा दिया है, कोई इम्प्रूवमेंट करा दिया है, तो उस इम्प्रूवमेंट के दौरान अब भाई किराया तो बढ़ाया जाना लाजमी है, तो किराए बढ़ाए जाने के संबंध में पुनरीक्षण की बात करता है कि उसका मतलब पुनरीक्षण कौन करेगा। इसके बाद में जो भूस्वामी हैं मकान उठाते समय अपने जो सिक्योरिटी एक मनी होता है, सिक्योरिटी मनी को लेने की भी बात की गई है कि कैसे कैसे लिया जाएगा। तो बताया गया कि रेजिडेंशियल मामलों में अगर मकान रेजिडेंशियल उपयोग के लिए दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो आपका जो सिक्योरिटी मनी रहेगी वो उसके किराए के 2 माह एडवांस रहेगी और नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए अगर मकान दिया जा रहा है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी मनी रहेगी वो एडवांस 6 माह का चलेगा। इसके बाद में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी या किराया अधिकरण की व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको उद्देश्य में ही बता दिया था। उसके बाद में ये जो अधिनियम है किराएदार को बेदखल किए जाने के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताता है कि मतलब उसकी जो बेदखली की जाएगी वो कैसे की जाएगी। अगर कोई खाली भूमि पड़ी है तो उस मतलब जो प्रेशर उठाया गया है, जो मकान किराए पे उठाया गया है, उसके आसपास कोई खाली भूमि पड़ी है तो उसके संबंध में भी यह अधिनियम विशेष उपबंध करता है। इसके बाद में ये अधिनियम में एक और बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अगर भूस्वामी और किराएदार के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ये अधिनियम उसके समझौते के लिए भी बात करता है कि उनका मामला जो है वो आपसी रूप से समझौता करा दिया जाएगा। ये और टोटल ये तो रही हमारे अधिनियम की विशेषताएं, जो कि इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका मुझे लगता है विशेषताओं से ही कंप्लीट हो चुका है।
और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इस अधिनियम में, जो कि यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लास्ट में बता रही हूँ, इस अधिनियम में 7 तो अध्याय दी गए हैं, 46 धाराएं दी गई हैं और इसमें 2 अनुसूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, जो आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो करार कराया जा रहा है, किराएदारी करार किया जा रहा है, वो पहली अनुसूची में उसके दस्तावेज कैसे कैसे दिया जाएगा, उसमें क्या क्या विवरण होगा, वो उस प्रकार से पूरा प्रारूप जो है पहली अनुसूची में दिया गया है। और दूसरी अनुसूची दोनों, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है और जो आपका टेनेंट है, दोनों के लिए, दोनों की जो क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, मतलब जो मकान किराए पे लिया है तो उसके संबंध में वो क्या क्या कार्य करा सकते हैं, उनके बारे में ये बताया गया है। तो उनके दायित्वों के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो ये इतना तो इसका रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल जज के लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि अब पहले तो कोई ऐसा इस एग्ज़ाम में आपको पता है ये सिलेबस में नया जोड़ा गया है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा एक इसका कोई विशेष एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है कि इनके क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में आप लोग एक आंसर राइटिंग करें तो शायद आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, तो इसको आप यदि एक कहानी के रूप में भी अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है तब भी आप उसको लिख पाना आपको संभव हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज मैंने यहीं तक आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक करें एंड शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में इसे बांटें।